हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेरी कथा, योर वन स्टेप डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स लिटरेचर। तो ये वीडियो है एक्ट 2 सीन 7 ऑफ एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। और ऑलरेडी तो हमने विलियम शेक्सपियर के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया था, जो कि पार्ट 1 में ऑलरेडी सर्व्ड है आपके लिए। फिर भी देखो, ये जो एज यू लाइक इट ए कॉमेडी विच वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। नाउ शेक्सपियर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ही वॉज अ फेमस इंग्लिश प्ले राइट और पोइट, जिससे बैड ऑफ एवन भी कहा जाता है। उन्होंने 37 प्लेस लिखी थी, जिनमें ट्रेजिडीज हैमलेट और मैकबेथ, कॉमेडीज एस यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट, और हिस्ट्रीज हेनरी फिफ्थ, रिचार्ड थर्ड शामिल है। एज यू लाइक इट एक लाइट हार्टेड और कॉमेडी है जो नेचर, लव और आइडेंटिटी के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यह सीन 7 में एक्ट 2 सीन 7 जो कि आपके सिलेबस में है, वो कैरेक्टर्स है ड्यूक सीनियर, एक नॉबलमैन जो अनफेयरली एग्जाइल किया गया है और अब एक जंगल फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में अपनी ज़िंदगी जी रहा है। जैक्विस, एक मेलनकोलिक और फिलोसॉफिकल लॉर्ड जो हमेशा दुनिया की रियलिटी पर सोचता रहता है। एमियंस एंड अदर लॉर्ड्स, ड्यूक सीनियर के फॉलोअर्स जो एग्जाइल में उसके साथ है। मोटली फूल, एक क्लाउन या फिर एक जोकर है, एक फ़नी और वाइज फूल जिससे जैक्विस जंगल में मिलता है। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टोरी के तरफ चलते हैं। अब आता है स्टोरी पर। यह सीन ना जंगल में सेट है, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, जहाँ ड्यूक सीनियर और उनके साथ ही एग्जाइल में रहते हैं। सीन की शुरुआत होती है जब ड्यूक सीनियर और उनके कंपेनियंस एक टेबल के पास बैठे होते हैं। ड्यूक सीनियर एक पर्सन को ढूंढ रहा होता है और कहता है कि लगता है वो एक बीस्ट में ट्रांसफ़र हो गया है, क्योंकि वो उसे कहीं भी इंसान की तरह नहीं दिख रहा। उसके एक फॉलोअर फर्स्ट लॉर्ड कहता है कि वो थोड़ी देर पहले यहीं पर था और एक सॉन्ग सुना रहा था। ड्यूक सीनियर मजाक में कहते हैं कि अगर ये इंसान जो हमेशा नेगेटिव और कंप्लेन करता है जैक्विस, अगर म्यूज़िकल हो गया तो दुनिया में जल्दी ही डिस्कॉर्ड आ जाएगी। फिर तभी जैक्विस, वो प्रोनाउंस्ड कि जे क्यूज ऐसे प्रोनाउंस होता है ये, यहाँ आ जाता है और फर्स्ट लॉर्ड कहता है कि मुझे अब इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही आ गया है। ड्यूक सीनियर जैक्विस से पूछते हैं कि तुम ऐसे अलग क्यों रहते हो, तुम्हारे दोस्तों को तुम्हें मिलने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। लेकिन जैक्विस इग्नोर करता है और एक्साइटेडली कहता है अ फूल आई मेट अ फूल इन द फॉरेस्ट। मतलब उनके एक जोकर टाइप आदमी दिखा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये फूल एक मोटली ड्रेस्ड क्लाउन की तरह रंग बिरंगी ड्रेस में था और उसकी दुनिया को देखने की अप्रोच जैक्विस को बहुत पसंद आई। जैक्विस फूल की बात रिपीट करता है। फूल ने कहा, मुझे फूल मत बुलाओ जब तक हेवन मुझे फॉर्च्यून ना दे। मतलब जब तक किस्मत मुझे कोई बदलती हुई तकदीर ना दे तब तक मुझे फूल कहना सही नहीं होगा। फिर फूल ने अपनी जेब से एक सनडियल या फिर एक टाइम टेलिंग इंस्ट्रूमेंट निकाला और देखा कि अभी 10 बज रहे हैं। उसने टाइम का फिलॉसफी में कनेक्शन बताया। 1 घंटे पहले 9 बजे थे, 1 घंटे बाद 11 बज जाएंगे और इस तरह टाइम चलता रहता है। हम 1 घंटा से 1 घंटा तक बढ़ते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम गिनने लगते हैं फ्रॉम राइप टू रोट, मतलब पके हुए से पूरा ख़राब हो जाना, रॉट हो जाना। इसका मतलब है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, हम पहले यंग होते हैं, राइप होते हैं और फिर धीरे धीरे ओल्ड और वीक होते जाते हैं, रोट जाते हैं, फिर सड़ जाते हैं। ये एक फ़िलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन है जो लाइफ की रियलिटी दिखाता है। जैक्विस फूल की बातें सुन के इतना इम्प्रेस होता है कि वो हंसने लगता है बिना रुके, पूरा सन्स इंटरमेशन जैसे। और ये जो मतलब बिना ब्रेक लिए, सन्स इंटरमेशन मतलब बिना ब्रेक लिए, जैसे कि एक मुर्गी की तरह ज़ोर से क्रॉ कर रहा हो। वो कहता है कि ये फूल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मोस्टली क्लाउन का ड्रेस भी बेस्ट कपड़े हैं। तभी ड्यूक सीनियर पूछते हैं ये फूल कौन है, और यहाँ पर सीन का पहला पार्ट आता है। और नहीं, ये कंटिन्यूशन है। अब सीन में जैक्विस और ड्यूक सीनियर के बीच एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है। जैक्विस ड्यूक सीनियर से कहता है कि वो एक मॉटली कोट या फिर कलरफुल फूल्स आउटफिट, एक जोकर की आउटफिट पहनना चाहता है। मतलब वो फूल बनना चाहता है, क्योंकि एक फूल को
क्योंकि एक फूल को ना जो आज़ादी मिलती है वो किसी और को नहीं मिलती। फूल बिना किसी डर के सच बोल सकते हैं और लोग उनकी बातें लाइटली लेते हैं। जैक्वेस ये भी कहता है कि अगर उसे फूल बनने दिया जाए तो वो दुनिया की बुराइयों को एक्सपोज़ कर सकेगा। लेकिन ये जो ड्यूक सीनियर उसकी बातों से इम्प्रेस नहीं होता। वो कहता है तुम पहले खुद एक लिबर्टाइन या फिर बिना किसी डिसिप्लिन के रहने वाले इंसान थे। तुमने भी बहुत गलतियाँ की हैं, अब तुम दूसरों की बुराइयाँ क्यों कर रहे हो? तो क्या ये हिपोक्रेसी नहीं रही? जैक्विस और ड्यूक सीनियर की कन्वर्सेशन चल रही होती है कि तभी ऑरलैंडो एंटर करता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड निकला होता है, ठीक है? वो अपना स्वॉर्ड को निकाला होता है। ऑरलैंडो कहता है, कोई और खाना मत खाओ। जैक्विस सरप्राइज़ हो जाता है और कहता है, लेकिन मैंने अब तक कुछ खाया भी नहीं। ऑरलैंडो काफ़ी एग्रेसिव लग रहा होता है, लेकिन जब ड्यूक सीनियर उससे पूछते हैं कि वो क्यों इतना रूड क्यों बिहेव कर रहा है, तब ऑरलैंडो बताता है कि वो अंदर से एक सिविलाइज्ड इंसान है, लेकिन अब तक की तकलीफ़ों ने उसकी तमीज़ छीन ली है। उसका कहना है कि जब तक उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तब तक वो किसी और को भी खाने नहीं देगा। तो ये इस सीन से हमें ये समझ आता है कि शेक्सपियर ने फूल के रोल को एक तरीके से विज़डम और ट्रूथ बोलने के लिए एक मीडियम के रूप में दिखाया है। साथ ही ऑरलैंडो का एंट्रेंस एक टेंशन क्रिएट करता है जो अगले अगले ही जो हिस्सा है उसमें अनफोल्ड हो जाता है। अभी ऑरलैंडो बहुत ज़्यादा भूखा है और वो डायरेक्टली ड्यूक सीनियर और उनके लोगों से कह रहा है, मुझे खाना चाहिए नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। ड्यूक सीनियर कामली रिप्लाई करते हैं कि अगर तुम अपनी सख्ती से नहीं बल्कि अपनी जेंटलनेस से मांगोगे तो तुम्हें और भी आसानी से मिलेगा। यहाँ शेक्सपियर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं, हमेशा फोर्स से नहीं बल्कि ह्यूमिलिटी से लोगों का दिल जीता भी जा सकता है। जब ड्यूक सीनियर ऑरलैंडो को टेबल पर बैठने और खाने का इनविटेशन देते हैं तब ऑरलैंडो बहुत हैरान हो जाता है। वो सोच रहा था कि ये जंगल के लोग सभी या फिर सैवेज या फिर जंगली होंगे, इसीलिए उसने अपना एटीट्यूड भी एग्रेसिव बना लिया था। पर अब उसे समझ आता है कि ये लोग अच्छे दिल के हैं या फिर अच्छे दिल रखते हैं। उसका बदला हुआ टोन दिखाता है कि कैसे इंसान अपनी गलती रियलाइज़ करके विनम्रता से बात कर सकता है। फिर ऑरलैंडो एक इमोशनल स्पीच देता है। वो कहता है कि अगर तुम कभी किसी चर्च की घंटी बजते सुन चुके हो, ये कभी किसी अच्छे इंसान की दावत पे बैठे हो या फिर कभी किसी के दुख पर आंसू बहा चुके हो, तो तुम समझ सकते हो कि एक भूखे इंसान के साथ दयालुता दिखाना कितना ज़रूरी है। यहाँ शेक्सपियर ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे के दुख समझने की ये जो अ, इच्छा रखना चाहिए या फिर एक कष्ट रखना है या फिर एक किस्मता रखते हैं। ड्यूक सीनियर एग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमने भी अच्छे दिन देखे हैं। हम भी किसी टाइम सोसाइटी का हिस्सा थे पर अब हम एग्ज़ाइल में हैं। फिर भी हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। ये मोमेंट बहुत टचिंग है क्योंकि ये दिखाता है कि एग्ज़ाइल होने के बाद भी इंसानियत ज़िंदा है। लेकिन ऑरलैंडो एक और सरप्राइज़ देता है। वो कहता है कि मैं खाना तभी लूँगा जब मैं एक बूढ़े आदमी को पहले खिला दूँगा जो मेरे साथ चल के यहाँ तक आया है। ये लाइन ऑरलैंडो के कैरेक्टर का एक और बहुत अच्छा साइड दिखाता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता बल्कि अपने साथी या फिर अपने सर्वेंट के लिए भी इतना फ़िक्र करता है। ड्यूक सीनियर इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं, जाओ उसे ले आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और तब तक खाना वेस्ट नहीं होगा। देखा बच्चों, यहाँ सीन सिर्फ एक खाना मांगने का सीन नहीं है, ये शेक्सपियर का एक लेसन है काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी का। एक इंसान को सच्चा नोबल बनाती है। ऑरलैंडो के कैरेक्टर में स्ट्रेंथ भी है और एम्पैथी भी, जो उसे एक ट्रू हीरो बनाती है। ऑरलैंडो को रियलाइज़ होता है कि ये अच्छे हैं और वो आदम के लिए, उसके सर्वेंट के लिए भी खाना लेने चला जाता है। मतलब आदम को भी लेके आता है उधर। और अब यहाँ एक बहुत फेमस स्पीच शुरू होता है। ऑल द वर्ल्ड्स द स्टेज, जो जैक्विस बोलता है। जैक्विस एक फिलोसोफर टाइप इंसान है जो हमेशा लाइफ के डीपर मीनिंग्स के बारे में सोचता रहता है। ये स्पीच एक मेटाफोर है जिसमें पूरा जीवन एक स्टेज की तरह इसे दिखाया गया है और सब लोग एक्टर्स की तरह अपनी अपनी रोल्स प्ले कर रहे हैं।
स्टेज में जो कि ऑल वर्ल्ड स्टेज जो बोला गया है कि ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज में, तो फर्स्ट स्टेज में कौन आता है? सबसे पहले एक नन्हा सा बच्चा होता है जो अपनी नर्स की गोदी में रोते और चीखता रहता है। यानी जब हम नए नए पैदा होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता, हम बस रोते हैं और दूसरों पर निर्भर होते हैं। फिर सेकंड स्टेज या फिर अपना अब हमारे लाइफ के सेकंड स्टेज आता है जो कि एक स्कूल बॉय की तरह है। फिर एक स्कूल बॉय आता है जो अपना बैग लेकर सुबह उठता है और अपनी, लेकिन स्कूल जाने में बिल्कुल भी मन नहीं होता। कितने स्टूडेंट्स को स्कूल जाने का मन नहीं होता स्टूडेंट, और बिल्कुल वैसे ही ये लड़का भी स्कूल जाने से बचने की कोशिश करता है। थर्ड स्टेज आता है लवर या फिर प्रेमिका। फिर एक नौजवान लड़का आता है, वही जो स्टेज पे, ये एक्चुअली स्टेज पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट एक नन्हा सा बच्चा होता है जो कि अपने नर्स की गोदी में खेल रहा होता है। अनदर वन विल बी, और एक स्कूल का बच्चा आता है। ये ना नॉवल अलग है, बट जब वो परफॉर्म हो रहा है तो ऐसे परफॉर्म हो रहा है कि फर्स्ट आता है एक नन्हा सा बच्चा जो कि अपने नर्स की गोदी में खेल रहा होता है। फिर स्टेज में और एक आता है, एक स्कूल बॉय आता है, फिर एक लवर आता है, फिर एक सोल्जर आता है, फिर एक जज आता है, फिर एक ओल्ड एज आता है और फिर एक सेकंड चाइल्डहुड आता है। तो यानी एक एक कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो असली में परफॉर्म हो रहा है स्टेज पे, एक एक कैरेक्टर आ रहे हैं जब ये प्ले परफॉर्म हो रहा था। बट इन द नॉवल हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्थ स्टेज है या फिर फिफ्थ स्टेज है। तो अभी थर्ड स्टेज में ना फिर एक नौजवान लड़का आता है जो कि थर्ड स्टेज में लवर है, ठीक है। तो ये एक फिर एक नौजवान आता है जो प्यार में होता है, वो अपनी प्रेमिका के लिए पोएम्स लिखता है और हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। ये वो स्टेज है जब एक लड़का अपने इमोशन से घिरा रहता है और हमेशा और रोमांस की दुनिया में खो जाता है। देन फोर्थ स्टेज एक सोल्जर, एक योद्धा की स्टेज। फिर एक सोल्जर बनता है जो अपनी इज्जत और नाम के लिए लड़ता है, जिसमें उसकी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। ये स्टेज ब्रेवरी और एम्बिशन की होती है, जो इंसान अपने नाम और रेपुटेशन के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। फिफ्थ स्टेज एक जज आता है। अब इंसान समझदार हो जाता है, उसका पेट भरा भरा दिखता है और वो लोगों को एडवाइस देता है। वो समय होता है जब एक इंसान मैच्योर हो जाता है और दूसरों को सिखाने लगता है, जैसे कि एक जज या सीनियर सिटीजन हो। सिक्स स्टेज ओल्ड एज आता है, बुढ़ापा आता है। अब इंसान बूढ़ा हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, आवाज़ भी पतली हो जाती है। ये स्टेज बताती है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग इंसान धीरे धीरे वीक हो जाता है। लास्ट स्टेज सेकेंड चाइल्डहुड, फिर से बचपन। आखिरी स्टेज में इंसान सब कुछ भूलने लगता है, या फिर दांत गिरते जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती है और वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह हेल्पलेस हो जाता है। इस स्टेज में इंसान एक बार फिर एक बच्चे की तरह हो जाता है जो दूसरों पर निर्भर होता है। ये स्पीच शेक्सपियर के सबसे फेमस स्पीचेस में से एक है। ये हमें बताती है कि ज़िंदगी कैसे एक साइकिल है, हम कैसे शुरुआत में होते हैं वैसे ही एंड तक फिर वापस वैसे ही हो जाते हैं। Let me read the line for you. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exist and their entrance. All the world's a stage हो गया, और ये जो मैन एंड वुमेन सब लोग यहाँ पे एक प्लेयर है, एक एक्टर है। एंड उनका ना एक एग्जिट होता है, एक एंट्रेंस होता है और उनका एक एग्जिट भी होता है। एंड वन मैन इन हिज लाइफ, इन हिज टाइम प्लेस में many part, his acts being 7 ages at first the infant, mewling and pucking in the nurse's arm, then the winning schoolboy with his cathedral and shining morning face creeping next snail. तो ये सब ना ऐसे एक लाइन है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस लाइन इज ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मैरिली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस। ये आपको याद रखना है। तो ये था एक पार्ट। अपना फॉरेस्ट ऑफ एडन एक पीसफुल जगह है जहाँ दुख के बीच भी लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये सीन हमें दिखाता है कि काइंडनेस और विजडम दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। अब बताओ किस स्टेज के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग लगा आपको? अब एक लास्ट पार्ट है, ये जो सीन 7 का ये लास्ट पार्ट है। ऑरलैंडो वापस आता है और अपने बहुत बूढ़े सेवक आदम को लेकर आता है। ड्यूक सीनियर उसका स्वागत करता है और कहता है कि आदम, और
कहता है कि आदम को बिठा दो और उसे खाना दो। ऑरलैंडो बहुत शुक्रिया अदा करता है क्योंकि आदम बहुत कमज़ोर हो गया है और बोलने की भी ताकत नहीं रही उसमें। ड्यूक सीनियर कह रहा है कि पहले हम लोग खाना खाओ, पहले तुम लोग खाना खाओ, फिर बाद में तुम्हारी कहानी सुनेंगे। इस वक्त एक गाना होता है, ब्लो ब्लो द विंटर विंड। ये गाना एक सिंबलिक सॉन्ग है जो बताता है कि ठंडी हवा जितनी भी तेज हो, इंसान की वफाई या फिर बेवफाई और नसूखरेपन से कम तकलीफ़ देती है। मतलब इंसान की जो दिखावे वाली दोस्ती और प्यार जो सिर्फ मतलब के लिए होता है, सबसे ज़्यादा दुख देता है। गाने के वर्ड्स ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में मोस्ट फ्रेंडशिप फेक होती है और मोस्ट लव सिर्फ एक बेवकूफ़ी होती है। गाने के बाद ड्यूक सीनियर रोलांडो से कह रहे हैं कि अगर तुम सच में सर रोलांड के बेटे हो, जैसे तुमने कहा है और जैसे तुम्हारे चेहरा से भी दिख रहा है, तो तुम यहाँ बिल्कुल वेलकम हो। ड्यूक सीनियर बोलता है कि तुम्हारे फादर से मुझे बहुत लगाव था। फिर वो कहता है कि तुम अपनी कहानी बताओ और आदम को भी ध्यान रखा जाए। इस सीन का मेन मैसेज है कंपैशन एंड काइंडनेस। ऑरलैंडो और एडम एक कठिन सफ़र करके आए हैं, लेकिन ड्यूक सीनियर उन्हें बिना किसी शर्त के अपनी जगह पर वेलकम करता है। गाने का मतलब भी यही है कि दुनिया में लोग सेल्फिश और बेवफा हो सकते हैं, पर जो लोग सच्ची ह्यूमैनिटी दिखाते हैं वही असली इंसान होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था एज यू लाइक इट का एक्ट 2 7 सीन 7। ये एक और ब्यूटीफुल पार्ट जिसमें लाइफ के लेसन्स दिए गए हैं, काइंडनेस, ह्यूमैनिटी और दिखावे की दोस्ती और प्यार की रियलिटी के बीच में। तो ये था